वेलकम बैक यू गाइस इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज क्लास 9 का हम चैप्टर कर रहे हैं और उस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने ऐप जरूर डाउनलोड करा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर सीरीज अब आगे बढ़ती है। देखिए, हमने गरीबी से रिलेटेड ना बहुत सारी बातें पढ़ ली। हमने इस चैप्टर में गरीबी के कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादा फोकस करा और हमने ये देखने की कोशिश करी कि भारत के अंदर गरीबी एक सबसे बड़ा रीज़न तो है, चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से देश में गरीबी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब गरीबी बढ़ रही है तो फिर आप नोटिस ये करेंगे कि देश में अगर गरीबी का कारण हमने देखा तो यहाँ पे हमने देखा कि पिछले टाइम पीरियड में हमने देखने की कोशिश करी थी कि भाई लैंडलेसनेस, इलेक्ट्रिसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर माल न्यूट्रिशन कंडीशन, ये सब हमने रीज़न पढ़ा था। लेकिन हमने हिस्टोरिकल रीज़न नहीं पढ़ा, हमने बैकग्राउंड की और स्टोरी नहीं पढ़ी कि असल में भारत देश शुरू से ही गरीब क्यों रहा दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। अगर आप यहीं वेस्टर्न कंट्री की बात करो, यूरोपियन कंट्री की बात करो, तो वहाँ पे कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम मिनरल रिसोर्स है, जनसंख्या भी कम है, फिर भी वो लोग हमसे 100 साल 50 साल आगे। जस्ट बिकॉज रीज़न क्या है? वो रीज़न है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर पहला कारण, उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार जब आई थी, सबसे पहले बंगाल गुलाम बनाने के बाद पूरा भारत गुलाम बनाया और सिस्टम जानबूझ के ऐसा करा कि भारत की इकोनॉमिक की ऐसी की तैसी कर दी। और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासनिक उपनिवेशवाद। मतलब जिस टाइम पीरियड पे अंग्रेज भारत आए तो हमारा सारा का सारा रिसोर्स, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स था, वो भारत के बाहर लेके चले गए। और जैसे ही भारत के बाहर लेके गए तो वहाँ कहानी बिगड़ गई और वहाँ कहानी बिगड़ने की वजह से ही हमारा सारा लॉस हमें देखने को मिलता है। अब ये सिचुएशन अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से देश गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा था। दूसरा एक कारण है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देश के अंदर अर्थव्यवस्था की सीढ़ी उस तरीके से नहीं चल पाई कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार प्रमोशन दे सके। दूसरी बात, जनसंख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। देश की आज़ादी के दौरान 1951 में हम लोगों की 51 से 55 करोड़ की जनसंख्या थी। आज 75 साल आज़ादी के हो गए, 76 साल आज़ादी के हो गए और आज जनसंख्या 139 करोड़ से भी ऊपर चली गई, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। सोचिए, तो यहाँ से अगर जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑफकोर्स गरीबी एक कारण बनेगा, क्योंकि जो एक रिसोर्स हमारे पास बचे हुए उन पर तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। उसके बाद साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इट मीन्स दैट जो चक्र गरीबी का चल रहा है वही कंटिन्यू, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न हमें देखने को मिलता है। अब सरकार ऐसी कंडीशन में क्या करेगी? सरकार ऐसी कंडीशन में गरीबी को कम करने का काम अपने लेवल पे करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई मिस्टर इंडिया है या कोई भगवान का भेजा हुआ कोई आशीर्वाद से कोई दूत है कि वो प्रकट होंगे और पूरी तरीके से सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। संविधान बोलता है कि सभी समान है, फिर भी सभी समान इतने सालों से नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देखिए, सरकार सभी को अमीर नहीं बना सकती। ये सरकार आए या ना आए, अटल बिहारी का बयान था, अटल बिहारी वाजपेयी का, कि ये सरकार बनेगी बिगड़ेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देश का संविधान रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इट मीन्स दैट वो संविधान और लोकतंत्र के ऊपर फोकस कर रहे थे कि ये ज़रूर रहेगा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे देश का संविधान या लोकतंत्र सभी इंसान को बराबर कर देगा, सभी इंसान की गरीबी को ख़त्म कर देगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आने वाले 100 सालों के अंदर भी आप देखोगे गरीब और अमीर के बीच में आपको कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। बेसिक नीड्स और नेसेसरी चीज़ों को हम गरीबों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम अमीर और गरीब के बीच में चाहकर भी फासला नहीं बना सकते, सॉरी ख़त्म नहीं कर सकते। फासला तो खैर बना ही पड़ा है। अब ऐसे में एंटी पॉवर्टी मेजर का मतलब क्या होता है? गरीबी अगर ख़त्म करनी है तो सरकार क्या करती है? सबसे पहले प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करती है और देश में टारगेटेड एंटी प्रोग्राम चलाती है। ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम चलाती है जिससे गरीबी को ख़त्म किया जा सके। इसे हिंदी में गरीब निरोधी कार्यक्रम बोला जाता है। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे भी समझ लेंगे। अब सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी? इट इज़ बिकमिंग द क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब ये बिल्कुल फिक्स है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में और पॉवर्टी के कम होने में बहुत तगड़ा कनेक्शन है। भैया, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोशन करने की बात करी जाएगी तो इससे गरीबी को कम किया जा सकता है। देश इसीलिए अभी द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ। गरीब से गरीब व्यक्ति अभी अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाता है। स्टार्टअप की बात करिए अभी सरकार ने, कितने गरीब लोगों ने अपना स्टार्टअप चला लिया? नहीं चला पाए ना।
नहीं चला पाते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए पुअर से पुअर लोगों के लिए हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे वो लोग क्या कहते हैं अपने आप को आगे ला सके और गरीबी को कम कर सके। दूसरा, टारगेटेड एंटी प्रोग्राम चलाने की सरकार करती है कोशिश। ऐसे में हम जनसंख्या के उस तबके के ऊपर फोकस करते हैं जो बिल्कुल गरीब है समाज में, उनको हमें फायदा पहुंचाना है। तो सरकार ऐसे टाइम पीरियड में बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च करती है। सरकार यूं तो नहीं बोलेगी, मोदी साहब कहेंगे लो जी 139 करोड़ लोग हैं तो अमित शाह को कहेंगे फोन करके, जी अमित शाह जी ऐसा करो 139 करोड़ है तो यार अकाउंट में ना सभी के 1-1 करोड़ रुपए भेज दो। यार 1-1 करोड़ रुपए भेजने के बाद सरकार क्या बेवकूफ है क्या? सरकार को पता है कि हम सबके अकाउंट में 5-5 करोड़ रुपए आसानी से डाल सकते हैं। हर किसी के अकाउंट में हम आसानी से 5-5 करोड़ डाल सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? उससे रिसोर्स जो हमारे देश के अंदर हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे। दैट इज वाई वो ऐसे प्रोग्राम चलाती है जिससे देश का विकास भी होता रहे और जो काम कर रहे हैं व्यक्ति उनको उनका मेहनताना मिलता रहे। इससे जो चक्र चल रहा है ना, इकोनॉमिक जो सिस्टम चल रहा है, अगर सभी को अमीर बना दिया जाएगा तो भैया पंचर कौन लगाएगा, सब्जियां कौन बेचेगा, सीवर लाइन कौन साफ करेगा? ये मतलब मैं देखो बोलने में आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन सही मायने में यहाँ पर कंडीशन यही बोल रही है कि भैया ये समाज का चक्र है। समाज का चक्र है ये। एक क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे बैठे होते तो क्या सभी बुद्धिमान होते हैं क्या? सभी समाज में सेम काम करते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे में सरकार कोशिश करती है कि गरीबी को कम करे। वो सिर्फ कोशिश कर सकती है पर पूरी तरीके से गरीबी को मिटा नहीं सकती। तो पहला काम उन्होंने क्या करा? पहला काम उन्होंने नरेगा चलाया। दिस इज कॉल्ड नरेगा। अभी ये महात्मा गांधी हो चुका है, पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब चालू हुआ दोस्तों? 2005 के अंदर 2005 में लागू हुआ। 100 दिन का रोजगार देने की बात इसमें करी गई। सरकार कोशिश करती है कि जितने भी इलाके हैं उनमें नहर हैं, नालियां हैं, खरपतवार हैं, रोड है, झरने हैं, झंडे हैं, पोस्टर है, डंडे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको ठीक करवाने का काम गरीब लोगों से, छोटे जो तबके, जो सेमी स्किल्ड लेबर हैं, जिनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता, उनसे ये काम करवाया जाए। दूसरा, सरकार ने 1993 के अंदर एक लॉन्च करा था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1993 में लॉन्च करा गया था सरकार के द्वारा जब मैं पैदा हुआ था। इस लॉन्चिंग में उन्होंने क्या बोला था? सब्सिडाइज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फॉर स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्राइज इन द मैन्युफैक्चरिंग। सरकार का मेन ऑब्जेक्ट इसके तहत ये था कि भैया जो देश के अंदर पढ़े लिखे युवा बेरोजगार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं क्या मिले, उनको कहीं ना कहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए एक सपोर्ट मिल सके। और एक सपोर्ट मिलेगा तो ऑफ कोर्स इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि समाज में इनको बराबरी का हिस्सा मिल पाएगा। दूसरा है फिर आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे इन्होंने क्या कहा? KVIC भी बोला। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री 1955 के अंदर एक कमीशन बनाया गया था। इसका मेन काम था कि जॉब की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, जो 2 मिलियन जॉब सीकर्स यानी कि 2 करोड़ युवा रोजगार को जॉब देगा, जो खादी और विलेज इंडस्ट्री जैसे सेक्टर के अंदर अगर काम करने की सोच रहा है तो सरकार वहां पे आपकी मदद करेगी। दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो दोस्तों ये भी एक प्रोग्राम 1999 में चलाया गया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी जाएगी। उसमें आपको ट्रेनिंग, क्रेडिट, पैसा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से बनती है वो बना जाएगा, मार्केटिंग लेवल आपको सिखाई जाएगी। इसका मेन मकसद था कि जितने गरीब से गरीब गाँव के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम में बढ़ोतरी कराई जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना दोस्तों लॉन्च करा गया 2000 के अंदर। इसमें क्या करा गया? यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और ऐसे जिलों के अंदर जो गरीब गांव हैं उन गांव के अंदर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, घर बनवाए गए, रोड बनवाए गए, पब्लिक टॉयलेट बनवाया गया और उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अच्छी करी गई, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी करी गई। इससे जो किसान या जो व्यक्ति नॉर्मल से भी आय कमाता है, कम पैसा कमाता है, और अगर ये सारी सर्विसेज सरकार उनको प्रोवाइड करवा रही है तो ऑफ कोर्स उनका पैसा बचेगा। तो इस कंडीशन में भी सरकार ने फोकस करा। दूसरा, AY योजना, इसको अंत्योदय अन्न योजना बोलते हैं,
वैसे तो आपको 4 चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मेन मकसद था 2000 के अंदर कि जो भी फूड है, जो भी खाना है, चावल है, गेहूं है, जो इंसान के शरीर के अंदर कैलोरी को पूरा करती है, सरकार उसको मिनिमम दामों में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के तहत आपको दिलवाने की कोशिश करेगी सस्ते दामों में। तो ये सरकार का मेन फोकस था AAY। अब देखो सरकार किसी के जेब में पैसे नहीं डाल सकती है, लेकिन कोरोना काल में हर महिला के अकाउंट में 500 रुपये भी डाले गए थे, वो भी गरीबी को कम करने का एक रीज़न हो सकता है। तो ऐसे में सरकार इतने सारे प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है, 2014 के बाद भी लॉन्च हुए थे प्रोग्राम और अभी भी लॉन्च हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है, ऐसे कोई भी प्रोग्राम पता है जो गरीबों को मदद करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे एक और याद आ गया है, प्रवला योजना, राष्ट्रीय प्रवला योजना। इसमें जितने भी गांव के अंदर काम करने वाली महिलाएं थी, जो सिलेंडर पे और जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, उनको सरकार ने सिलेंडर प्रोवाइड करवाया। उसके बाद मुझे आयुष्मान भारत योजना पता चली थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है 5 लाख तक का अपना इलाज मुफ्त में करवा सकता है। तो ये सरकार ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे गरीबी कम की जा सके। डायरेक्टली पैसा कोई भी नहीं देता है किसी को भी। सो गाइज, ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर पॉवर्टी एज अ चैलेंज के रूप में। आई होप आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। दिस इज दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।